Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Brown and you are watching Groovy Educational Center. आज हमारा क्वेश्चन है रेमंड विलियम के रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और हम देखेंगे कि रेमंड विलियम ने कैसे एक्सप्लेन किया है बड़ी तफसीलात के साथ और रेमंड विलियम का मतलब क्या है ये कहने का कि रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी. ही सेड, क्यों उसने कहा कि मैं रद्द करता हूँ ट्रेजेडी को. चले इसको एल्यूसिडेट करते हैं, इसकी तशरीह करते हैं. और बर्टोल्ड ब्रेचट हमारे गलीलियो गलीलाई के राइटर हैं. रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में उनके बहुत से ऐसे मोटिव्स हैं जिन्होंने बहुत सी अशकाल ले ली, इसको बताएं. तो इट्स मीन कि ये भी बर्टोल्ड ब्रेचट आ जाता है आपका नाम तो आप समझिएगा कि ये रेमंड की ही बात आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा तो आपके पास नहीं है. हाँ, इस बंदे का जिक्र ना अरिस्टोटल ने किया, ना सिडनी ने किया, ना इलियट ने किया, तो रेमंड ने ही किया है. अब फिर ब्रिस्टियन ड्रामा आ गया और रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, इस पे बात करके बताएं. अब रेमंड ने कैसे ट्रेस किया है द कैरियर ऑफ ब्रिस्टियन ट्रेजेडी. ब्रोटोल ब्रिशट से ब्रिशियन ट्रेजेडी, जैसे अरिस्टोटल से अरिस्टोटलियन ट्रेजेडी. ब्रिशट ने रिजेक्ट की है ट्रेजेडी जनाब. वो तरीकाकार बताएं, कौन से तरीकाकार है. यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री के पेपर्स भी हैं और दूसरे भी हैं. वैसे आपने 2009-2008 के पेपर्स को सर्च नहीं करना, 2007 पे नहीं जाना, 6 तक भी नहीं जाना, चूंकि ये नोट्स पुराने लिखे हुए हैं ना, तो इस वजह से इनमें ये सवाल है. आपने रहना है 2019 तक की सर्च में और मैक्सिमम 2017-16 तक की सर्च. इससे बिल्कुल पीछे ना जाए. ओनली 5 ईयर्स आप लोग बहुत होते हैं. रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है जनाब. 7th ऐसे है और पार्ट है सेकंड ऑफ द रेमंड विलियम्स बुक मॉडर्न ट्रेजेडी. मॉडर्न ट्रेजेडी का 7वें नंबर का एक ऐसे है और ये उसकी किताब जो है उसके दूसरे हिस्से का एक हिस्सा है, एक सेकंड हिस्सा है और किताब का नाम मॉडर्न ट्रेजेडी है. ऐसे के अंदर उसने स्टडी क्या किया है, ये आपको एनकेएम नोट्स में से करवा रही हूँ. अक्सर आप मेरे नोट्स का पूछता रहते हैं, वही नोट्स होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं, आप लोगों ने बाय किए होते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स के भी जो देती हूँ मैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये फलानी फलानी वेबसाइट से मिल जाएगा नोट. तो अब ये वाले जो नोट्स है ना, ये जनाब आपके एनकेएम के हैं. अब इसने कहा कि ये जो ऐसे है इसमें किस किस की स्टडी की जाती है. रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के मॉडर्न इरा के अंदर कैसे अलमिये की रद्द किया गया, अलमिये को उस डेफिनेशन को रद्द किया गया. खास रेफरेंस दे हमें बर्टोल्ड ब्रेचट के हवाले से, जो कि 1898 से लेकर 1959 तक का एज रखते हैं. ठीक है. जर्मन ड्रामाटिस्ट हैं और शायर भी हैं और सिनिकल और क्रिटिकल वर्क्स करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं हमें पीरियड्स के. याद है हमें पीरियड इन्होंने दिखाया था, हमारे गलीलियो गलीलाई एक दौर से हमें मिलवाया है. और दो जो वर्ल्ड वॉर हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये 1959 को वफात पा गए हैं, तो याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस बंदे ने देखी है और अभी इसको 100 साल भी नहीं हुआ मरे हुए. तो ये 20th सेंचुरी के हमारे हैं. रेमंड विलियम की बात कर रही हूँ, बार्टोल्ड ब्रेचट की नहीं. रेमंड विलियम, बर्टोल्ड ब्रेचट भी हमारे 20th सेंचुरी के हैं और रेमंड विलियम भी हमारे 20th सेंचुरी के हैं. रेमंड विलियम तो बल्कि इससे भी 1988 शायद हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी है. ये बर्टोल्ड भी 20th सेंचुरी, वो भी 20th सेंचुरी, लेकिन उसने पीछे जाके काम किया है. अब इनके ड्रामा में जो ड्रामा था द थ्री पैनी ओपरा, उसने मशहूर कर दिया इस बंदे को. किसको? बर्टोल्ड ब्रेचट को. अब उसके मुताबिक ड्रामा जो था शुड नॉट बी रिचुअल. वो कहता था ड्रामे को मजहबी रस्मात से अलग करो, इसके अंदर डिबेट करो, इसके अंदर कुछ तकरार दिखाओ, मौजू दिखाओ, और जो स्पेक्टेटर हैं हमारे उनको डिटैच ऑब्जर्वर होना चाहिए. स्पेक्टेटर तमाशाई को बिल्कुल अलग थलग रह के मुशाहिदा करना चाहिए, उस कहानी का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए आके. उसको चाहिए कि वो एक साइड पर रहे और अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट कैथार्टिक इफेक्ट को और जस्टिफाई वो जो कैथार्टिक इफेक्ट यानी कैथारसिस और पिटी फियर का जो मरहला है और पेरीपीटिया जो हमने करवाना है, एनेग्नोसिस करवाना है, बाय लुकिंग इनटू द कॉज बिहाइंड द ट्रेजिक एक्शन, जो कि इस वजह से होती थी कि हम ट्रेजिक एक्शन की वजूहात देखते हैं, उनके उन वाले मसाइल देखते हैं, हमारे आंसू आते हैं. उस अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा एक साइड पे उठा के रख दो, क्योंकि आप यहाँ पे डी अटैच्ड
ऑब्जर्वर हैं, डिटैच हैं, आप अलग थलग हैं। अब इसी फिलोसफी को जो ब्रिशट ने हमें दिखाया है उसी पे रेमंड ने बात करनी है। हम डिस्कस करते हैं कि रेमंड्स का जो ऐसे है ना, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, मॉडर्न एज का है, और मॉडर्न एज चाहिए 20वीं सदी का है, और रेफरेंसेस में आपको दिए गए हैं 3 आउटलाइंस के साथ। पहली इंट्रोडक्शन है, दूसरी डिस्कशन है, और तीसरी कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या करती है, डायरेक्ट शॉक देती है, यानी सदमा हो जाता है ना सीधा तरह से, हाय ये क्या हो गया, और थिंकिंग करवाती है आपसे। फ्लो ऑफ द प्ले, जो ही फ्लो होता है ना, प्ले का बहाव चलता है, प्ले आगे आगे बढ़ता जाता है, तो आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है। और ये जो थिंकिंग होती है ये फ्लो के प्ले में चलती ही रहती है। ये पहली आउटलाइन है जिसमें उसने आपको बताना है कि आपको कोई सदमा है, कोई परेशानी है, कोई सोच विचार है, और यही सोच विचार एंड तक आपकी चलनी है। फिर इसमें उसने डिस्कशन की, गुफ्तगू की, बहस की, ब्रिशेट्स के प्ले को मद्देनजर रखते हुए, और फिर उसने अपना आखिरकार वो जिसे कहते हैं ना हतमी कलाम हमें दे दिया। अब इसके बाद आउटलाइन जो है विलियम के ऐसे की, उसमें हम देखते हैं तो पैरा वाइजली एलैबोरेट द फॉलोइंग लाइंस। अब इसके जो ऐसे हैं ना वो पैरास रखते हैं, उनके पैराग्राफ्स हैं, और उनके अंदर हमें बड़ी जबरदस्त तरीके से बताई गई है। अब इतनी बड़ी कोटेशन चूंकि आप याद नहीं कर सकते हैं, इसको समझ लें और सिर्फ इसका जाके वहां पर एक जिसे कहते हैं लाइनिंग में लिख सकते हैं। सेम टू सेम कोटेशन आप याद नहीं कर सकते क्योंकि इसने फॉलोइंग लाइंस कहा है, तो इट्स मीन कि इट्स फ्रॉम द कोटेशन। Unavoidable suffering and unavoidable defeat और death had been the controlling principle of tragedy। कहता जो जी वो ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे वाकयात जिनके अंदर शिकस्त दिखाई जाती है, मौत दिखाई जाती है, और नाकाबिले गुज़ीर वाकयात होते हैं, मसाइब के, जिनको हम इख्तराज नहीं कर सकते हैं, एक साइड पे नहीं रख सकते हैं, वही प्रिंसिपल हैं जो ट्रेजिडी में दिखाए जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो क्या बने हैं, वो ट्रेडिशन जो थी ना, रिवायत जो ट्रेजिक आइडिया की थी, उसमें तब्दीलियां आई हैं। ब्रिशेट ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए हैं वो सारे कन्वेंशनल आइडियाज जो कि ट्रेजेडी के थे, और 2 पॉइंट्स उसने बताए हैं। ही इज ऑफ द व्यूज का नजरिया ये था, ब्रिशेट का नजरिया। रेमंड विलियम कह रहे हैं कि ब्रिशेट का क्या नजरिया है। वी हैव टू सी दैट सफरिंग अनअवॉइडेबल, हमने ये देखी मुसीबत, अनअवॉइडेबल जिसे कहते हैं कि एहतराज करना ना, यानी इग्नोर करना, इग्नोर किए बगैर हमने देख ली, और इग्नोर करने के साथ अगर हमने ये देखी तो अवॉइडेबल एज वेल, उसी तरह ही हमने उसे एख्तराज भी किया, एख्तराज ना भी किया, तो हमें क्या फायदा, सफरिंग हमारी तो नहीं है ना, सफरिंग तो किसी और बंदे की है। सेकेंडली वो कहते हैं कि नॉट ओनली दैट सफरिंग ब्रेक्स अस, हमें ये मसाइब दे के हमारा भी दिल टूटता है, हमें भी परेशानी हो जाती है, बट इट डज नॉट ब्रेक अस, लेकिन ये हमें नहीं भी तोड़ती। बाजूकात लोग होते हैं कहते हैं वो ये तो ड्रामा, टोपी ड्रामा लगा हुआ है, डब्बाई फिल्म है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, यानी हर एक की डिफरेंट फीलिंग्स। उसने कहा कि बाजूकात हमें ब्रेक्स करती हैं, बाजूकात हमें ब्रेक्स नहीं करती, बाजूकात अनअवॉइडेबल होती हैं, बाजूकात अवॉइडेबल होती हैं। अब ब्रिशर के अपने अल्फाज जो है ना, अगर हम देखें तो परसाइज एक्सप्रेशंस, यानी मुख्तसर अगर उसके तासुरात देखें तो वो हमें नई सेंस ट्रेजेडी की दिखा रहा है। बाजूकात हमें उसके साथ होती है हमदर्दी, बाजूकात नहीं होती है। सफरिंग ऑफ द सफरिंग अपॉल्स टू मी बिकॉज दे आर अननेसेसरीज। अब ये बात उन्होंने कही आके कि जनाब मुझे जो मसाइब हैं, सफरिंग के मसाइब, मसाइब के मसाइब मुझे खौफनाक लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये गैर जरूरी है। दैट्स व्हाई ही डज नॉट पे हीड टू द सफरिंग। ये हमें बात की बर्टोल्ड ब्रेशेट ने। इसी वजह से बर्टोल्ड ब्रेशेट इन तमाम मसाइब के अंदर बहुत ज्यादा झांकना नहीं चाहते हैं, लिहाजा जो सफरिंग उन्होंने दिखाई है, उन्होंने कहा क्रिएट कर देती है सफरिंग है, सफर और हिमसेल्फ, क्योंकि ये जो बंदा जिसके ऊपर गुजर रही है उसकी अपनी ही क्रिएट की हुई थी। बहरहाल वो कीप सफरिंग रखते हैं, और थोड़ी ही अगर दूर तक जाते हैं तो वो इसको फिर अवॉइडेबल समझते हैं कि इसको एखतराज करें, नजरअंदाज करें। विलियम ने कोट किया है फ्रॉम ब्रिशर्स पोएम, ब्रिशर्स की पोएम के अंदर से उन्होंने कोटेशन निकाल लिया, कोटेशन देते हैं ना दलीलें देने के लिए, उन्होंने भी दलील दिया। एंड डाई नेशिग बेरोरियम एक पोएम है उनकी, उसमें से उन्होंने कोटेशन ली है ये दिखाने के लिए कि जो ब्रिशर्स का रिस्पॉन्स था सफरिंग की तरफ वो कैसा था, कि वो कहते हैं बाजू का तो आप अनअवॉइडेबल हो जाते हैं, बाजू का तो आप अवॉइडेबल कर लेते हैं, अपने रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। ब्रिशर्स ने हमें बताया कि मेरी राय के अंदर जो ईवल सिस्टम है ना, जो रिवायतों के अंदर, ट्रेजेडी की रिवायतों में जो नक्स सा एक निजाम बैठ चुका है, वो क्या है,
is protected by a false morality. उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? एक गलत नजरिया, एक गलत जाविया उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने कहा इवल सिस्टम अगर जो हमारे पास आया है ट्रेडिशन के हिसाब से ट्रेजेडी की, तो क्योंकि उन्हें फॉल्स मोरालिटी दिफा दे रही थी, इस वजह से वो हम तक पहुंचता गया। बाजू का पिटी एंड फेयर क्या करते हैं, वो हमें धोखा भी दे सकते हैं, उसमें से हमें डिसीव भी होता है, और उसमें से हमने डिसाइड भी होते हैं और एक्सप्लॉइट भी होते हैं। एहतसाल भी हो सकता है हमारा, हमारे ऊपर बाजू का तो अच्छा इफेक्ट छोड़ते हैं, बाजू का अच्छा इफेक्ट नहीं छोड़ सकते। बाजू का हम कहते हैं उसका हक मारा गया है, तरस आने के बजाय हम उससे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं लड़े अपने हक के लिए। तो फिर ये जो सारी बेसिस थी ना, ये फॉल्स मोरालिटी बन जाती हैं, और क्योंकि इनकी इथिकल वैल्यूज जो है ना, वो मोरल वैल्यूज अब तो यूनिवर्सल नहीं रही है। अब हर एक को तरस लाना और खौफ दिलाना जरूरी नहीं हो गया है। अब इसने क्या करना है, ये जो वेरीज हो गए हैं फ्रॉम मैन टू मैन, अब आदमी एक दूसरे से दूर हो गया, तो लिहाजा ये चीजें भी दूर हो गई, यानी तरस खत्म हो चुका है। और ट्रेजिडी इसकी बजाय, सो इन अ ट्रेजिडी, पिटी और फेयर की बजाय क्या होना चाहिए? डायरेक्ट शॉक होना चाहिए। चेंज कर दिया उसने पिटी एंड फेयर का नाम डायरेक्ट शॉक। व्हाट इज डायरेक्ट शॉक मीन? क्या है ये? एक मोटिवेशन है, ये एक मुतहर्रक है जो कि हमारे तमाशाई के दिमाग को, जो कि चाहे अच्छाई की तरफ हो, वो झांकता है और मोटिव्स देखता है, वो मुहर्रकात देखता है जो इस बंदे के काम के तहत थे, उसके काम पर आए थे। मगर डायरेक्ट शॉक जो होएगा वो क्या करेगा? कैन ओनली बी फेल्ट, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लिहाजा हम तस्लीम कर देते हैं कि हम जो थिंकिंग कर रहे थे फ्लो के बारे में, जो प्ले का फ्लो आपको बताया था ना, उसका मतलब था मोटिव्स के बारे में जो बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थिंकिंग जो है विद इन द फ्लो, विद इन द प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट। सोचो, यानी जैसे आपको कहता था ना कि लर्न करो, एक्सपीरियंस लेके जाओ। ब्रिशेट ने जो नेम दिया है थ्योरी को, वो क्या कहा उसने? थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी कहा, और इसके साथ उसने कम्प्लेक्स सीइंग इसको कहा। और वो कहता है ही, यहाँ पर हमारे ब्रिशेट समझते हैं कि ये जो थिंकिंग अबव गई है फ्लो ऑफ द प्ले के दौरान के अंदर से, जब ऐसा काम हो जाता है, थिंकिंग हो जाती है, तो फिर क्या हमारे सामने आता है, क्या चीज हमारे सामने पैदा होके आ जाती है? एक एपिक का स्टाइल। एपिक का स्टाइल क्या करता है आपको पता है? लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें भी हमें एंजॉय मिलता है, उसमें भी हमें थिंकिंग का टाइम मिलता है। लिहाजा थिंकिंग विद इन द फ्लो ऑफ द प्ले, जब हम एक लंबा ड्रामा चलाते जाते हैं, यानी सीरीज चलती जाती है, तो हमारे अंदर एपिक स्टाइल आ जाता है और एक डायरेक्ट शौक आता है, क्योंकि हमें हर नए सीन के अंदर एक तजस्सुस होता है कि अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। वो फिर क्या क्रिएट्स कर देते हैं, यहाँ पर नरेटिव स्टाइल बन जाता है, जो कि एरिस्टोटेलियन ड्रामा का ऑलरेडी रहा है। एपिक स्टाइल और नरेटिव स्टाइल, ये एपिक के ही होते हैं स्टाइल। ड्रामाटिस्ट जो होते हैं वो डायलॉग्स बोलते हैं, लिहाजा वो इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट शो अपने प्ले के अंदर, पिटी और फेयर की बजाय। रेमंड विलियम ने हमें बताया बर्टोल्ड ब्रेशर्स क्या करते हैं, फिर रेमंड ने हमें डिस्कस करके बताए 6 ड्रामे जो कि बर्टोल्ड ब्रेशर्स के हैं। उसने एक्सप्लेन किया बर्टोल्ड ब्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, उसके नुक्ता नजर के हिसाब से, और फिर उसने मिसालें दी कि उसकी सेंस ऑफ ट्रेजेडी नई थी। थ्री पैनी ओपरा, सेंट जॉन्स, स्टॉकयार्ड, डाई, मिसेंसम, और गुड मैन ऑफ सुजैन, मदर करेज, हर चिल्ड्रन, एंड द गैलीलियो, लाइफ ऑफ गैलीलियो। 6 ड्रामा उसके नाम आपको याद होने चाहिए, बर्टोल्ड ब्रेशर्स का नाम याद होना चाहिए, उसके पॉइंट समझ लें। पहला पॉइंट था डायरेक्ट शॉक। न्यू, ये न्यू नहीं, नाउ है। अब हम डिस्कस करते हैं जनाब मुख्तसरन 3 ड्रामे, उन जो ऊपर हमने जिक्र किया 6 ड्रामों में से, ताकि हमारी ये जो मालूमात है इसको हम समझ लें, जो विलियम ने अपने नुक्ता नजर के हिसाब से हमें दी है बर्टोल्ड ब्रेशर के हवाले से। और उसने बुक द रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के अंदर उसने खास तौर पर रेफरेंस दिए हैं इन ड्रामों के। थ्री पैनी ओपरा क्या है? बर्टोल्ड दिखाना चाहते हैं कि लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, किसके साथ? एक दूसरे के साथ। और कैसे? सर्द मेहरी से। और कैसे? विद कलर्स। कलर्स तो हैं, लहजा नहीं अच्छा, महारत, चालाकी, मकारी, अयारी, इन सब के साथ अब काम हो रहा है। What the playwright intends to convey, उसका इरादा क्या है हमें बताने के लिए अपने इस ड्रामे के जरिए? We all pretended, हम सारे ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं ऐसे ही।
टू बी लाइव लायर, तो हम जिंदा रहने वाले झूठे हैं, ब्राइटर हैं जनाब देन वी आर इन एक्चुअल, जैसे हम हकीकत में नहीं होते हैं उससे ज्यादा ब्राइटर बनते हैं, उससे ज्यादा लाइव लायर बनते हैं। लिहाजा ये क्या है, ये एक कदामत पसंदी वाली मोरालिटी आ जाती है हमारे पास, और इसके ऊपर क्या है, स्टोराइज किया गया है, यानी तंज किया गया है इन ड्रामों के अंदर, यानी जो जितना नहीं है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। अब यहाँ पर आके हमारा तमाशाई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस ड्रामे के चलते चलते वो क्या करता है, वो इग्नोरेंट ऑफ कर देता है उन कन्वेंशनल मोरालिटीज को, वो नजरअंदाज कर देता है, और उसे रिमेन्स करना पड़ता है कि तुम नजरअंदाज करो, जो पुरानी तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं कैथारसिस की, उनको साइड पे रख दो। लिहाजा वो फिर सोचता है इस ड्रामे में आने वाले दूसरे फ्लोज के ऊपर, और फिर उसे पता चल जाता है कि ब्रिशेट्स का नुक्ता नजर क्या है, वो हमें दिखाना चाहता है एक डायरेक्ट शॉक। ठीक है, किसको, स्पेक्टेटर्स को, तमाशाई को। ये डायरेक्ट शॉक क्या करेगा, ये हिला के रख देगा, ये डायरेक्ट शॉक उसको शेक अप कर देगा, हिला देगा, और क्या पैदा करेगा, फॉल्स कॉन्शियसनेस, करेक्टर के बारे में एक झूठी खबर, झूठी बाखबरी पैदा कर देगी, क्योंकि वो कहता था करेक्टर को करेक्टर समझो, ये ना हो कि जिसको तुमने जो समझ लिया सारी जिंदगी उसको उसी के नाम से पुकारते रहो, ये हो जाएगा जनाब। लिहाजा आप जो बिजी हैं, आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कोड आर्टिस्ट के साथ और बगैर कलर्स के साथ और बड़ी महारत के साथ, इसमें आपको क्या मिलना है, इसमें आपको नेकी की बातें तो मिलेंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स सीइंग भी मिलेगी, यानी पेचीदा देखने को भी मिलेगा। और बेडशीट को महसूस होता है कि वो लेकर आएगा स्पेक्टेटर के माइंड के अंदर कि क्यों कन्वेंशनल मॉरलिटी जो है वो झूठी है, और फिर उसने इसको प्रैक्टिस्ड भी किया, प्रैक्टिसाइज्ड किया, हमारे लिए दिखाने के लिए उसने ड्रामा बनाया। लिहाजा स्पेक्टेटर क्या करते हैं, इसी मुतासिर होने के तहत कि डायरेक्ट शॉक है उसको फिर वो महसूस करते हैं, उसके मसाइब फील करते हैं, और फिर उन्हें पता चल जाता है कि लोग जो है मॉडर्न साइंटिफिक हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए, अंडरलाइन करें, अब लोग साइंस पे यकीन करते हैं, लोग मादियत पसंदी पे यकीन करते हैं, सोसाइटी जो है वो तलाश कर रही है फरार, और अब जो ट्रेजिक रिलीफ है वो अफेक्शन और प्रेटेंशन से मिलेगा, ना कि कैथार्सिस से मिलेगा। अब एक दूसरे को प्यार करना होगा, उसे दिलासा देना होगा, और कन्वेंशनल फोर्स मोरालिटी से नहीं मिलेगा। ठीक है, बर्टोल ने हमें कहा है कि जो ड्रामे रिजेक्ट कर देते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट ट्रेजेडी का, जो कि पिटी और फेयर पर मुश्तमिल होता था, और वो हमें मुतारिफ करवाते हैं कॉम्प्लेक्स सीइंग एंड डायरेक्ट शॉक, दोनों को अंडरलाइन करें। कोई ऐसी खबर चलते चलते फ्लो ऑफ द प्ले में आ जाती है कि आपको सदमा होता है, फिर उससे आपको पेचीदा पेचीदा सीन मिलते हैं। अगला प्ले वो हमें बताते हैं जो कि उनका सेकंड प्ले है, सेंट जॉन ऑफ स्टॉकयार्ड। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले में आपने पेनी ओपरा की उसने बताई कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉक मिल रहा है और कम्प्लेक्स सीन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि जॉन जो है वो फर्स्ट सप्रेस्ड किया जाता है, उसको बाद में उसने क्या करना है, शी इज सप्रेसिंग एंड बिलीव्स। अब वो जब उसको दबाव दिया गया है, जॉन यहाँ पर इसने सेंट जॉन, सेंट तो वो होते हैं ना इनके वो जो वली टाइप लोग होते हैं, तो जॉन इन्होंने लड़की का नाम रखा हुआ है, यहाँ पर इसने शी क्यों लिखा, जॉन पर उसने बहुत दबाव देखा है, फिर जॉन को प्रेसिंग किया गया है, उसको यकीन दिलाया गया है कि ये कुव्वतें हैं जो कि ड्रामे के अंदर हमें वाइटल फोर्सेस के नाम से मिलवाई गई हैं, यानी बेतहाशा कुव्वतें हो सकती हैं, माशरे की कुव्वतें हो सकती है, कुछ करेक्टर्स की कुव्वत हो सकती है। अब तो उसने कहा था ना कि माशरा ट्रेजेडी का बाइस बनता है, फिर ये सारा का सारा अमल जो क्या करता है, ये दबाया जाता है, और टू बी सप्रेस्ड, या तो इसे दबा दिया जाता है या ये खुद दब जाता है। जैसे किसी आवाज को बहुत ज्यादा निकली हो तो या तो उस आवाज को दबा दिया जाता है, या उस आवाज को बनाने वाले बंदे को दबा दिया जाता है, यानी उसका या तो डायलॉग खत्म कर दिए जाते हैं या उस पर्सनैलिटी को सप्रेस कर दिया जाता है। अब वर्शिप भी हमें यही दिखाते हैं कि ये जो फॉल्स मोरालिटी थी, मोरालिटी है, क्योंकि वो क्या है, उसके पास एक कुव्वत है मगर उसको गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और उसने खराब कर दी हर एक की सोच। लिहाजा जॉन डार्क जो है ना, उसको अगर दबाया जा चुका है, शी वुड हैव नॉट रिपीटेड द सेम एक्शन, यानी जॉन डार्क अगर हमारे सामने एक हीरो है जिसके ऊपर कुछ सख्तियां दिखाई गई हैं, तो अब वो दोबारा उन सख्तियों को नहीं दोहराने वाली है, क्योंकि उसे तजुर्बा हो गया है। यही सारे के सारे एक्शन इसी वजह से, क्योंकि ऐसे एक्शन और फिर उनका
रद्दे अमल जो आ रहा था वही वजह थी फॉल्स मोरालिटी की। जब पता चल गया मेरा हाथ जलना है, आग को हाथ लगाऊंगी तो कौन लगाएगा हाथ को? हाथ सुन के पता लग जाएगा हमें, नेक्स्ट बंदा होशियार हो जाएगा। आप स्पेक्टेटर हो जाएं, तमाशाई हो जाएंगे, ड्रामा पढ़ने वाले हो जाएंगे, ड्रामा देखने वाले हो जाएंगे, उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये जो हकीकत है वो प्रैक्टिसाइजिंग कर रही है, वो हमें बता रही है ऐसी मोरालिटीज और कह रही है कि सोचो अबाउट द फ्लो ऑफ द प्ले। ये भी आपकी कोटेशन है, बार बार आ रही है, याद रखनी है। अब वो क्या करता है, वो काट कर देते हैं, जब हमें जकड़ लिया जाता है एक डायरेक्ट शॉक के अंदर, और जो कि जरूरी भी है क्योंकि वो हमें हिला के रख देगा और फिर कायम करेगा एक फॉल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का हमारे अंदर एक झूठी व खबरी पैदा हो जाएगी जो हमें झूठे, यानी हमारे सामने जो करेक्टर है वो तो झूठा ही करेक्टर है ना, और उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। लिहाजा ये जो प्रोसेस चल रहा है कम्प्लेक्स सीन का, ये हमें काबिल बना देगा कि सब स्पेक्टेटर क्या करेंगे, वो इन मुतहर्रिकात के मजीद पीछे जाके देखेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ कौन कौन से गलत काम हो रहे थे, और सारे के सारे जो मुतहर्रिक थे वो मकासिद जो थे वही उनकी रहनुमाई करेंगे जो कि कल्चर के हिसाब से या माशरे के हिसाब से बने हुए थे। यहाँ पर जो प्ले आ रहा है उसको ड्रामेटाइज किया जाएगा तो फिर पब्लिक इसको देखेगी और पब्लिक फायदा उठाएगी। लिहाजा हम इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, हमें मिलवाया जाता है तीसरे ड्रामे से डाई मसनहम। ये शो है कॉन्सेप्ट, इसमें भी ट्रेजेडी का क्या, यानी हर एक में उसने ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, डायरेक्ट शॉक और कम्प्लेक्स सीन पे रखा है। यहाँ पर भी प्रेशर ने खोल कर रख दिए हैं सारे के सारे इनकलाबी मोरालिटियां, हालांकि वो सारे के सारे दावेदार जो पीछे होते थे, और जो कि उसने कहा कि वो फॉल्स भी हैं, वो पार्टी वर्कर्स दिखा रहा है जो कि दिखाते हैं टू मच ह्यूमन सिंपैथी, और खतरे भी दिखाते हैं, इनकलाबात दिखाते हैं, उनकी कोशिशें दिखाते हैं, और फिर देखा जाता है कि जनाब उनको कत्ल कर दिया जाता है और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पैदा किया जाता है पीटी एंड फेयर का। यानी बताया था ना कि डेथ ऑफ द हीरो इज द नेसेसरी मस्ट बी न्यूलिफाइड। अब वो कहता है इसको न्यूलिफाइड करें, इसको चेंज करें, इसको स्विच करें, क्योंकि ये जो मौत है ना इज जस्टिफाइड। मौत की एक राय कायम हो चुकी हुई है कि भाई मरना ही मरना, ट्रेजेडी है तो मरना ही मरना। बहरहाल मर्डर या क्राइम जो अगर हो रहा है, और मर्डर जो है वो भी तो करता है, जो कत्ल हुआ बेचारा क्या उस पे नहीं हम तरस खाएंगे। लिहाजा ये जो मकासद हमें पीछे नजर आ रहे हैं कत्ल के, दिस पार्टी वर्कर एक कत्ल हो गया ड्रामे के अंदर, उसका कहता है जो कत्ल के मकासद नजर आते हैं वही ट्रेजिक एक्शन शो होता है ड्रामे के अंदर, उसकी वजह से हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। वो मर्डर फिल्में होती है ना कि हम पता करते हैं ये मरा कैसे, इससे मारा कैसे, सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। लिहाजा रीडर और स्पेक्टेटर क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट शॉक मिलेगा। बाजूकात वो कातिल वही निकल आता है जो उसका अपना ही हीरो होता है जो समझ लेकर ऐसी फिल्में होती हैं। तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाता है कि जनाब मर्डर जो था रेवोल्यूशनरी था, उसके पास मोरालिटी जो थी वो इनकलाबी किस्म की आती थी, वो अपने अहलाकियात से गिरा हुआ बंदा लगा ले, और उसकी जो रूह थी वो ज्यादा जकड़ी हुई थी। बाजुकात वो कहते हैं साइको किलर है ये साइकी की वजह से ऐसा कर गया है। इस वजह से जरूरत ये है कि जनाब जब वो होता है ही फ्लाइज अबव हिज ह्यूमन स्टेशंस, इसी वजह से वो अपने इंसानी कामों से ऊपर चला जाता है। इंसान तो एक दूसरे को कत्ल नहीं करना चाहता ना, जब उसका दिमाग नहीं चलता उसने यही करना है। लिहाजा यहाँ पर उसका डाउनफॉल हो जाता है, और यहाँ पर फिर उसकी मौत वाकया होती है। विलन को दिखा रहा है या एक साइको पर्सन को दिखा रहा है, एक ऐसे बंदे को दिखा रहा है जो एक डायरेक्ट शॉक हमें कैसे दे सकता है। यहाँ पर बात वाजिया है कि जनाब इस किस्म की जो मोरालिटी होती है वो अगेंस्ट है द पब्लिक गुड्स। पब्लिक को अच्छाई देने की बजाय वो पब्लिक को तरीका बता रही है, ऐसे कत्ल कर दो, ऐसे कत्ल कर दो, ऐसे बंदा मर जाता। तो ये वो कहता है कि ये चीज गलत है, आपने इसे नहीं दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्योंकि स्पेक्टेटर शुड नॉट हैव हैड अनप्लेजेंट इफेक्ट, उनके ऊपर आपका ना खुशगवार तासुर नहीं बैठना चाहिए जबकि वो देख रहे हैं ट्रेजेडी आपकी। और क्योंकि मकसद ही इसके पीछे ये है कि जनाब रेवोल्यूशनरी मोरालिटी देनी है, रेदर देन नीड जस्टिफाई हिज डेथ। हमने उसकी मौत पर अपनी राय देने की बजाय आपको सिखाना है कि आप कुछ सीख लें, अखलाकियात सीख के जाएं यहाँ से। अब स्टडी जहां पर हो रही है लातदाद चीजों की स्टडी है जो कि लीड कर देती है स्पेक्टेटर्स को उनके कल्चर की तरफ, और जो कि उस वक्त उनके उन दिनों कल्चर चल रहा होता है, ताकत की तरफ उन्हें खबर मिलती है, बाहरी हो जाती है कि ताकत किसकी है। पावर हंग्री के पावर हमेशा मजीद पावर मांगती है। बंदा जो भी हो, जो भी पर्सन आपको दिखाया जाता है, ट्रेमेंडियस एंथुसियाज्म होता है उसके अंदर और रेवोल्यूशंस होते हैं। हीरो हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा
मोटिवेशन होता है, बहुत कुछ करना चाहता है। और बेसिकली जो उसकी पावर ऑफ हंगर होती है ना, अब यह पावर ऑफ हंगर में आप डॉक्टर फोस्टस ले लें, उसको पावर ऑफ हंगर थी ना कि मैंने मजीद पावर लेनी है, और कल्चर के उस दिन के हिसाब से हालांकि उसके पास सारा कुछ था, वो फिर क्या करता है कि वो अपने करेक्टर के अंदर एक छाप बना लेता है। वो रेनेसा का करेक्टर है ना, हमारा मॉडर्न ट्रेजेडी में आ जाता है, तो उसके ऊपर ये छाप लग जाती है कि इसे पावर ऑफ हंगर है, ठीक है, पावर ऑफ लस्ट है, लस्ट की पावर, ताकत की पावर। और फिर उसकी मौत पे हम ये नतीजा निकालते हैं कि अपनी करतूतों से इसने कम कर लिया। सम अप करें तो परीक्षित ने जो भी हमें कंक्लूड किया अपने मॉडर्न ड्रामा के अंदर, उसने डिबेट की है रिचुअल ड्रामास को, उसने स्पेक्टेटर को कहा कि उनको इम्पार्शनल ऑब्जर्वर होना चाहिए, अंडरलाइन करे इस वर्ड को, और उन्हें क्रिटिक बनना चाहिए। और इसके साथ साथ उसने कहा सारे कॉन्सेप्ट साइड पे रख लो, एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट को साइड कर दो और कैथारसिस को छोड़ दो, और उसकी जगह से अब आप कुछ सीखें, मोटिव्स देखें, ट्रैजिक एक्शंस के जरिए कुछ नसीहत लेकर जाएं, और डायरेक्ट शॉक से जरिए, और कम्प्लेक्स ट्रेजेडी, कम्प्लेक्स सीन के जरिए। चलें जनाब, आपका प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी डन है, एनकेएम नोट्स से।